हेरिडिटी चैप्टर नंबर 8 है साइंस का। तो काफ़ी सिंपल चैप्टर है, इसको हम लोग पॉइंट टू पॉइंट जल्दी इस चीज़ों को समझने की कोशिश करते हैं। काफ़ी इजी चैप्टर है ये। तो देखो, हेरिडिटी एंड इवोल्यूशन, ये पहले एक चैप्टर हुआ करता था कंप्लीट, बट हेरिडिटी बस बच गया, इवोल्यूशन को हटा दिया गया है। तो हमें पढ़ना है सिर्फ हेरिडिटी के बारे में, बट थोड़ा सा इवोल्यूशन क्या है जान लेंगे। क्या बोल रहा है, इन ह्यूमन बींग विच रिप्रोड्यूस सेक्सुअली क्वाइट डिस्टिंक्ट वेरिएशन आर विजिबल अमंग डिफरेंट इंडिविजुअल। हमने अभी रिप्रोडक्शन चैप्टर देखा, वहां पर जो भी सेक्सुअल रिप्रोडक्शन हो रहा है उसमें क्या हो रहा है, नए इंडिविजुअल में थोड़ा सा चेंजेस देखने को मिलता है, जिसको हम लोग वेरिएशन कहते हैं। मतलब वेरिएशन जो हो रहा है तो क्या चीज में हो रहा है, उसके जो कैरेक्टर ट्रांसफर हो रहे हैं, जो उसके प्रॉपर्टीज ट्रांसफर हो रही है, उसमें चेंजेस देखने को मिल रहा है। ऑफ स्प्रिंग मतलब जो नया इंडिविजुअल आ रहा है, आर नेवर अ ट्रू कॉपी ऑफ देयर पेरेंट्स। क्यों, हम लोग जानते हैं एग्जैक्ट कॉपी तो रहता नहीं है। जैसे फॉर एग्जांपल इन सुगर केन फील्ड देयर आर डिफरेंस among individual plants. Similarly, in all human beings have different characteristics, height, eye colors, etc. जैसे कि केन सुगर हम अगर देखते हैं या सुगर केन को, तो भाई हर सुगर केन जो है सेम नहीं रहता है, कुछ ना कुछ उसमें वेरिएशन रहता है। वैसे हर ह्यूमन बींग के अंदर कुछ ना कुछ डिफरेंट फीचर रहता ही है। ह्यूमन बींग जो है बिल्कुल सेम नहीं रहते हैं। जैसे यहाँ पर एग्जाम्पल के लिए हाइट सबका एक रहेगा क्या, नहीं। पेरेंट और जो इंडिविजुअल है उसमें जो नया आ रहा है ऑफस्प्रिंग, उसमें क्या रहेगा, डिफरेंस रहेगा ही रहेगा। आई कलर में डिफरेंस हो सकता है। ऐसे बहुत सारे और कैरेक्टर हैं जिसमें चेंजेस देखने को मिल सकता है। दीज डिफरेंस अमंग इंडिविजुअल ऑफ अ स्पीसीज आर कॉल्ड वेरिएशन। इनको हम क्या बोलते हैं, इस चेंजेस को क्या बोलते हैं, वेरिएशन कहते हैं। अब देखो यहाँ पर एक चीज हमको समझने को मिलेगा, कैरेक्टर और ट्रेट करके। तो पहले समझते हैं एक कैरेक्टर क्या चीज है। अ रिकॉग्नाइजेबल फीचर ऑफ ह्यूमन बीइंग और एनी अदर ऑर्गेनिज्म आर कॉल्ड कैरेक्टर। कैरेक्टर किसको बोलते हैं, जो भी रिकॉग्नाइजेबल फीचर है जिसकी वजह से हम किसी को पहचानते हैं। जैसे कि अरे उसका तो बाल ऐसा है, उसका तो कान ऐसा है, उसका आंख ऐसा, उसका नाक ऐसा है। तो जो आउटर स्ट्रक्चर जो भी रिकॉग्नाइजेबल फीचर है वही क्या कहलाता है, कैरेक्टर कहलाता है। समझ आ रहा है, बहुत छोटा सा डिफरेंस है कैरेक्टर और ट्रेट में। तो कैरेक्टर को पहले ही समझ लो। जैसे हाइट, किसी का हाइट ज्यादा है। थंब, ईयर, ईयर उसका ऐसा है, थंब उसका ऐसे बेंड है या स्ट्रेट है, जो भी है ये सब क्या है, जो आउटर स्ट्रक्चर है, रिकॉग्नाइजेबल फीचर है जिससे हम पहचानते हैं किसी को, ये कहलाता है क्या, कैरेक्टर। दूसरा हम देखते हैं ट्रेट। ट्रेट क्या है, वेरियस फॉर्म ऑफ कैरेक्टर आर कॉल्ड ट्रेट। और ये जो कैरेक्टर के अंदर वेरिएशन है वही क्या कहलाएगा, ट्रेट। जैसे हाइट है तो हाइट टॉल हो सकता है या डॉर्फ हो सकता है, स्मॉल हो सकता है ना। आई, आई के अंदर कलर में वेरिएशन है, आई कलर में, जैसे कि ब्लैक हो सकता है, ब्लू हो सकता है, ब्राउन हो सकता है। तो ये क्या है, ट्रेट है। बात समझ आया। कैरेक्टर मतलब उसका ओवरव्यू, एक हेडिंग समझ लो, उसका हेडिंग है, और हेडिंग के अंदर जो वेरिएशन है वो क्या कहलाएगा, ट्रेट कहलाएगा। दोनों चीजें क्लियर है। हाइट क्या है, हाइट है कैरेक्टर, लेकिन हाइट में टॉल है कि डॉर्फ है, ये क्या कहलाएगा, ट्रेट कहलाएगा। कोई दिक्कत समझने में आ रहा है, समझ में ना। चलो नेक्स्ट देखो, एन इनहेरिटेड कैरेक्टर और यू कैन से फीचर विच इज नॉर्मली इनहेरिटेड एंड हैज इट्स डिटेक्टेबल फीचर वेरिएंट टू। जो भी कैरेक्टर जो क्या हो रहा है, इनहेरिटेड हो रहा है, मतलब ट्रांसफर हो रहा है, वही एक्चुअल में ट्रेट है और कुछ नहीं। जैसे कि टॉल एंड डॉर्फ आर ट्रेट्स ऑफ अ कैरेक्टर हाइट। कोई दिक्कत है, ये देखो टॉल एंड डॉर्फ, ये क्या है, ट्रेट है। क्या है ये, ट्रेट। कौन से ट्रेट, कौन ये ट्रेट जो है किस कैरेक्टर का ट्रेट है, हाइट। कोई दिक्कत है ना, नहीं है। चले आगे। ऐसे ही हम लोग देखो ईयर में भी देखेंगे, फ्री ईयर लोब और अटैच्ड ईयर लोब। ओवरऑल ईयर के क्या है, दो ट्रेट हैं। अब आते हैं हेरिडिटी पे। तो क्या होता है हेरिडिटी, द ट्रांसमिशन और यू कैन से सिंपली ट्रांसफर ऑफ कैरेक्टर्स फ्रॉम वन जनरेशन टू अनदर जनरेशन इज कॉल्ड हेरिडिटी। किसी भी कैरेक्टर का एक जनरेशन से अगले जनरेशन में ट्रांसफर होना, ये क्या कहलाता है, हेरिडिटी कहलाता है। समझ आ गया। अब देखो, द प्रोसेस थ्रू विच कैरेक्टर्स ट्रांसफर फ्रॉम वन जनरेशन टू अनदर जनरेशन इज कॉल्ड इनहेरिटेंस। अब ये जिस प्रोसेस से ट्रांसफर हो रहे हैं उस प्रोसेस का नाम क्या है, इनहेरिटेंस। क्या है, इनहेरिटेंस। तो हेरिडिटी क्या है, हेरिडिटी है ट्रांसफर होना, और जिस प्रोसेस से ट्रांसफर होगा वो क्या कहलाएगा, इनहेरिटेंस कहलाएगा। ठीक। इसके बाद इवोल्यूशन क्या होता है, ऐसे जो कैरेक्टर ट्रांसफर हो रहे हैं, तो कैरेक्टर ट्रांसफर हो रहा है तो कुछ ना कुछ वेरिएशन होते जा रहा है। तो एक लंबे वेरिएशन के बाद हमको बिल्कुल डिफरेंट स्पीसीज मिलता है, और वो स्पीसीज क्या हो जाता है,
इवोल्यूशन का पार्ट बन जाता है। मतलब कोई एक स्पीसीज अभी है, अब उसका रिप्रोडक्शन हो रहा है, तो हर जनरेशन में कुछ ना कुछ वेरिएशन आ रहा है, और फाइनली बहुत सारे जनरेशन के बाद देखा गया कि वो जो बहुत लंबे जनरेशन वाला स्पीसीज है वो एकदम फर्स्ट जनरेशन से डिफरेंट हो गया। फर्स्ट जनरेशन का स्पीसीज मतलब अगर हम लोग 50 या 70 या 100 जनरेशन के बाद देखें तो बिल्कुल क्या हो गया, चेंज हो गया। तो ये कहलाता है इवोल्यूशन। एक लंबे जनरेशन के बाद जो चेंजेस देखने को मिलता है वही क्या कहलाता है, इवोल्यूशन कहलाता है। ये दिख रहा है, द लॉन्ग टर्म एक्यूमुलेशन ऑफ वेरिएशंस लीड टू इवॉल्व अ न्यू स्पीसीज। मतलब बिल्कुल एक नया स्पीसीज लगे, कहाँ बंदर और कहाँ इंसान, है ना, ये है इवोल्यूशन। स्पीसीज एंड द प्रोसेस इज कॉल्ड इवोल्यूशन। इट इज अ कॉम्प्लेक्स प्रोसेस। ये ऐसा नहीं कि एक दिन में सो के उठे और हो गया, ये है जनरेशन आफ्टर जनरेशन, एक लंबे जनरेशन के बाद ये प्रोसेस होता है। समझ आ गया ना। चलो अब देखो, एक्यूमुलेशन ऑफ वेरिएशन ड्यूरिंग रिप्रोडक्शन। रिप्रोडक्शन के टाइम पर वेरिएशन कैसे एक्यूमुलेट होता है, कैसे वेरिएशन इन्वॉल्व होता है। तो इसमें क्या बोला गया है, हेरिडिटी इन्वॉल्व्स inheritance of basic body design similarities as well as some changes in it from one generation to next generation। देखो जो बेसिक बॉडी डिजाइन होता है ना, उसमें कुछ सिमिलरिटी भी रहती है और कुछ डिफरेंस भी रहता है जब रिप्रोडक्शन होता है। तो प्रोजनी या ऑफस्प्रिंग बोल सकते हो ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन वुड बी सिमिलर और वेरी माइनर डिफरेंस अराइज ड्यू टू स्मॉल इनएक्यूरेसीज इन डीएनए कॉपिंग। देखो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन को लगभग हम लोग सिमिलर मान लेते हैं, क्योंकि उसमें ज्यादा चेंजेस होते नहीं, बहुत माइनर चेंजेस होते हैं बट बहुत माइनर रहते हैं। तो जो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में जो नया जनरेशन आता है वो लगभग क्या रहता है, सेम रहता है। वहां पर ज्यादा वेरिएशन देखने को नहीं मिलता है, क्योंकि वहां पर जो डीएनए कॉपी होगा तो डीएनए में मिक्सिंग नहीं होता है, सिर्फ क्या होता है, वो कॉपी हो रहा है। बट हमारे में क्या होता है, दो पेरेंट्स, जो ह्यूमन बींग है, जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है, वहां पर दो गैमेट्स का डीएनए क्या हो रहा है, वहां पर फ्यूजन हो रहा है, मिक्सअप हो रहा है ना। इसलिए क्या होता है, उनके कॉपी में कुछ ज्यादा चांस रहता है वेरिएशन होने के। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन ऑन द अदर हैंड जनरेट्स इवन ग्रेटर डाइवर्सिटीज। दिस इज सो बिकॉज टू पेरेंट्स इन्वॉल्व। वही बात, अगर दो पेरेंट्स इन्वॉल्व है तो फिर उनकी वजह से क्या हो सकता है, ज्यादा डाइवर्सिटी, ज्यादा चेंजेस देखने को मिल सकता है। ऑलवेज रिसीव्स डिफरेंट कॉम्बिनेशन ऑफ कैरेक्टर ऑफ द पेरेंट्स। पेरेंट्स से हमेशा क्या होगा, एक डिफरेंट कैरेक्टर ही रिसीव हो पाता है इंडिविजुअल को, इसीलिए वेरिएशन देखने को मिलता है। दिस कॉम्बिनेशन सो डिस्टिंक्ट डिफरेंस, मतलब वेरिएशन इन प्रोजेनी फ्रॉम इट्स पेरेंट्स, और इसीलिए पेरेंट्स से जो ऑफ स्प्रिंग का कैरेक्टर है वो थोड़ा सा चेंज हो जाता है। ऑल द वेरिएशन आर एक्यूमुलेटेड स्लोली एंड पास जनरेशन टू जनरेशन, और ये वेरिएशन धीरे धीरे ट्रांसफर होता है जनरेशन टू जनरेशन। जैसे कि यहाँ पर दिख रहा है, ये एक हमारे पास बॉडी डिजाइन है, अगले जनरेशन में दो यहाँ पर डॉटर सेल बने, तो एक का देखो ये वाला पिंक हो गया, एक का ये वाला क्या हो जाएगा, ग्रीन हो गया। यहाँ से दो नए कॉपी हुए, तो एक का देखो ये वाला इधर व्हाइट हो गया और इधर वाला येलो हो गया। तो थोड़े थोड़े क्या होते हैं, ऐसे चेंजेस होते रहते हैं, जनरेशन टू जनरेशन क्या हो रहे हैं, थोड़े थोड़े चेंजेस देखने को मिल रहे हैं। ये क्या है, वेरिएशन है। ये भी वही एग्जाम्पल है, सेम चीज है ना। फिर देखो वेरिएशन को अलग से यहाँ पर हम लोग मेंशन किए हुए हैं, द डिफरेंस इन द कैरेक्टर और यू कैन से ट्रेट अमंग द इंडिविजुअल्स ऑफ अ स्पीसीज आर कॉल्ड वेरिएशन। जो भी डिफरेंस नजर आ रहा है वही क्या कहलाएगा, वेरिएशन कहलाएगा। एग्जाम्पल देखो, प्लांट हाइट, टॉल, डॉर्फ एंड मिडिल हाइट। ये क्या है, वेरिएशन है। टॉल हो सकता है, डॉर्फ हो सकता है, मिडिल मतलब हाइट, बीच का हाइट हो सकता है ना। ईयर में देख सकते हो क्या वेरिएशन हो सकता है। ईयर हमारा क्या है, ईयर हमारा कैरेक्टर है, उसमें ट्रेट क्या क्या हो सकता है, फ्री ईयर लोब हो सकता है, अटैच्ड ईयर लोब, जैसे यहाँ पर देख रहे हो। यहाँ पर क्या है, ये फ्री है, ये क्या है, फ्री है, जैसे कि मेरा कान है, ठीक है, मेरा कान कैसा वाला है, फ्री वाला है। अब अटैच्ड किसका है, ये वाला अटैच्ड है, देखो चिपका हुआ है ना, तो ये क्या है, अटैच्ड ईयर लोब। किसी का है क्या अटैच्ड वाला, नहीं है, सबका फ्री है ना। तो क्या बोले, हाँ हाँ हाँ, ठीक, आप देखते रहना, बताना, ठीक है। चलो चलो वापस आते हैं, थोड़ा सा डिस्टर्ब हो गई थी है ना। ये दिख रहा है क्या, अटैच्ड ईयर लोब, और ये क्या है, डिटेच्ड या फिर फ्री ईयर लोब। अरे भैया यही तो पढ़ रहे हैं ना। चेंजेस का मतलब क्या है, मान लो मैंने आपको दिया, मैंने आपको एक एग्जांपल के लिए, रुक जाओ,
छोटा सा एग्जांपल बता रहा हूँ ना, आपको रोटी बनाना है, क्या बनाना है, रोटी। अब आपको दे दिया गया चावल का आटा, उसको भी रोटी बनाना है, वो क्या बनाएगा, उसको गेहूं का आटा दे दिया गया, तो दोनों रोटी सेम बनेगा कि डिफरेंट बनेगा, ऑब्वियस सी बात है। तो जो मेन इंग्रेडिएंट है क्या, डीएनए, वो डीएनए क्या हो रहा है, चेंज, डीएनए में कुछ ना कुछ चेंजेस हो रहा है ना। तो जब डीएनए में चेंजेस होगा, मतलब बीज में अगर चेंज होगा तो फिर पौधा दूसरा ही आएगा ना, समझ आ रहा है ना, उसमें कुछ ना कुछ पौधे में क्या होगा, चेंज होगा, बस वही फर्क है। हाँ हाँ, मेल और फीमेल होना वो सिर्फ उसके एक क्रोमोसोम पे सिर्फ एक पार्ट पे डिपेंड करता है। जो डीएनए होता है ना, डीएनए के बहुत सारे सेगमेंट होते हैं, डीएनए के बहुत सारे सेगमेंट होते हैं, और हर हर सेगमेंट का अपना क्या होता है, अलग बनाने का, मतलब एक गोली क्या बनाएगा, उंगली बनाएगा, एक गोली क्या बनाएगा, आंख, एक गोली क्या बनाएगा, कान, समझ आ रहा है ना। ऐसा नहीं कि आपने एक कोई टेबलेट दे उससे पूरा बॉडी बन गया, नहीं, वो है डीएनए, डीएनए के अंदर क्या होता है, बहुत सारे सेगमेंट होते हैं, उस सेगमेंट में चेंजेस देखने को मिलता है। मतलब हो सकता है कि जो एक कंप्लीट डीएनए है उसके अंदर, जस्ट एग्जांपल के लिए 100 क्या है, छोटे छोटे जीन है, तो हो सकता है कि 20 जीन क्या रहेगा, 20 जो जीन है वो सेम रह सकता है, 10 जीन डिफरेंट हो सकता है। तो भाई जो डिफरेंट रहेगा उसमें वेरिएशन आ गया, जो सेम है वो सेम होगा। कहने का मतलब आपके बॉडी में आंख है, ये कैरेक्टर है, समझ आ रहा है, लेकिन आंख कैसा होगा ये डिपेंड करेगा कि वो जो जीन में क्या वेरिएशन हुआ है, समझ आ रहा है ना। मतलब आपको अगर, आपको मैंने आटा दे दिया, अगर मैंने आपको चावल का आटा दे दिया तो रोटी बनेगा कंफर्म है, लेकिन उसमें भी वेरिएशन है कि चावल का आटा खुरदुरा वाला पीसा है कि एकदम चिकना वाला हो गया, उसके अकॉर्डिंग कैसा रोटी बनेगा डिपेंड करता है ना। बस यही बात है, आप रोटी कंफर्म बनाओगे क्योंकि आपको आटा मिल गया है। अब अगर रिप्रोडक्शन हुआ है तो गैमेट्स का फ्यूजन हुआ है तो कंफर्म बात है कि बॉडी डिजाइन होगा, लेकिन इस बॉडी में कैसा स्ट्रक्चर डिजाइन होगा ये किस बात पर डिपेंड करेगा, कि उसमें जीन कैसा है, और उसमें कुछ ना कुछ वेरिएशन आता ही है, क्योंकि ये ह्यूमन एरर है, ये कंडीशन पर डिपेंड करता है, समझ आ रहा है ना। हम सेम यूनिफॉर्म चीजें मतलब वहां पर इन्वायरमेंट को नहीं बना सकते, क्योंकि चीजें, लाइफ जो है आगे चल रही है, नेचर में हर टाइम कुछ ना कुछ क्या हो रहा है, चेंजेस हो ही रहा है, आप एग्जैक्ट नहीं कर सकते, समझ आ रहा है। मतलब वही जो जीन है वो उस टाइम पे अलग था, इवन आप कंटिन्यू अगर दो रोटी बनाने के लिए बोल दिया तो वो भी आप सेम नहीं बना सकते, बना सकते हो क्या, आप खुद सोच लो, क्योंकि हमारे पास बहुत सारे एटमॉस्फेरिकल चेंजेस देखने को मिलेंगे, हमारे मेंटल चेंजेस देखने को मिलेंगे, जिसकी वजह से कुछ ना कुछ वेरिएशन आएगा ही आएगा, जिसको यहाँ एक छोटे से वर्ड में डिफाइन कर दिया गया है कि डीएनए में कुछ ना कुछ क्या होगा, उसका रेप्लिकेशन के टाइम पे चेंजेस आएगा ही आएगा। ये प्रैक्टिकल बात है, ये चेंजेस जो है क्यों नहीं आएगा, इसको कुछ पूछने का सवाल ही नहीं है, क्योंकि हम चीजों को मतलब कांस्टेंट नहीं कर सकते। नहीं रोक सकते ना उसको, कैसे रोकोगे आप, उसको क्यों भाई, उस चीज को रोकना सही नहीं है, क्योंकि वो एटमॉस्फियर के अकॉर्डिंग, वो सिचुएशन के अकॉर्डिंग अपने आप एक्वायर हो रहा है, मतलब वो कहीं ना कहीं उस कंडीशन के अकॉर्डिंग हो रहा है। आपको थोड़ी पता है कि क्या होने वाला है क्या नहीं होने वाला है, हर चीजें मेडिकल साइंस के हाथ में नहीं है, वो तो मेडिकल साइंस उन चीजों को रिजल्ट को देख करके ही स्टडी कर पा रहा है ना, आप नेचर को चैलेंज नहीं कर सकते, ये नेचुरल चीजें हैं, ठीक है। इनहेरिटेंस ऑफ ट्रेट, अब ट्रेट कैसे इनहेरिटेड होते हैं, देखो अभी जो मैंने एक तरीके से पूरा बता दिया, जिस टॉपिक को भी आगे पढ़ाने वाला था कि ये चेंजेस क्यों आ रहा है, तो ये एक पर्टिकुलर प्रोसेस से होके गुजर रहा है, ये एक प्रोसेस से होके गुजर रहा है। जैसे आपको बोला जाए कि भाई आपने दो अगर रोटी बनाया क्यों सेम नहीं बना, तो आप फिर बताओगे भैया कि मैं ऐसे डाल रहा था आटा या डाल रही थी तो थोड़ा सा वो मतलब हाथ टेढ़ा हो गया, ये हो गया, या उसका जो तवा है ऐसे हो गया, थोड़ा मतलब देर तक के मैंने उसको पका दिया, कुछ ना कुछ रीजन रहेगा ना। वो प्रोसेस को क्या आप खुद प्रैक्टिकली सोच सकते हो कांस्टेंट रहेगा करके, नहीं रहेगा। अब देखो वही चीजें हम यहाँ समझते हैं कि कैसे कैरेक्टर जो है या ट्रेड जो है ट्रांसफर हो रहा है, इनहेरिटेड हो रहा है। ट्रेड्स आर पास्ड ऑन फ्रॉम पेरेंट्स टू देयर ऑफस्प्रिंग, जनरेशन टू जनरेशन, आर कंट्रोल्ड बाय जीन। इसको कौन कंट्रोल करता है, जीन कंट्रोल करता है, समझ आया। अ जीन इज अ यूनिट ऑफ डीएनए, और ये जीन है क्या चीज,
ये है जो हम लोग डीएनए 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 बोलते हैं ना, इस डीएनए का एक छोटा सा टुकड़ा होता है। क्या होता है? ये छोटा सा यूनिट होता है। डीएनए के अंदर बहुत सारे छोटे छोटे सेगमेंट होते हैं और हर सेगमेंट को हम लोग जीन कहते हैं और हर जीन का अपना क्या होता है? अलग रिस्पॉन्सिबिलिटी होता है। यूनिट ऑफ डीएनए विच गवर्न द सिंथेसिस ऑफ वन प्रोटीन दैट कंट्रोल अ स्पेसिफिक कैरेक्टर ऑफ ऑर्गेनिज्म। किसी एक ऑर्गेनिज्म के किसी एक कैरेक्टर को कंट्रोल करने का काम किसी एक जीन का रहता है। समझ आ रहा है? ऐसा नहीं कि आंख को भी वही बनाएगा, कान को भी वही बनाएगा, नहीं। हर जीन का क्या होता है? अपना स्पेसिफिक टारगेट रहता है। उस मतलब कैरेक्टर को वही जीन कंट्रोल करता है और उसके अकॉर्डिंग जैसा प्रोटीन रहेगा उसके अकॉर्डिंग वो क्या कर पाएगा? उसको सिंथेसिस कर पाएगा। समझ आ रहा है? मान लो अगर आंख बनना है, अब आंख का सही प्रोटीन डेवलप नहीं हो पाया तो देखना कुछ लोगों में क्या हो जाता है? हैंडीकैप का नेचर आ जाता है। हाथ है तो हाथ का अगर सही प्रोटीन वहां डेवलप नहीं हो पाया तो फिर वहां पर दिक्कत हो जाएगा। तो ये हाँ हाँ, मतलब ये बहुत सारी जो एक होता है ना कि जो अनहेल्दी, तो वो सिचुएशन तभी आता है जब प्रॉपर डेवलपमेंट नहीं हो पाता है। अब देखो आगे, जीन आर द यूनिट ऑफ हेरिडिटी। यूनिट ऑफ हेरिडिटी किसको बोलेंगे हम लोग? जीन। किसको बोलेंगे? जीन। ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है। व्हाट इज द यूनिट ऑफ हेरिडिटी? जैसे कि फंक्शनल यूनिट ऑफ किडनी पूछते हैं ना, रिप्रोडक्शन का जो फंक्शनल यूनिट ऑफ किडनी हो गया, रेस्पिरेशन का जो मेन जो ऑर्गन है वो कौन है? तो ये बहुत ओवरव्यू क्वेश्चन होते हैं, ऊपर ही ऊपर लेवल के क्वेश्चन। जैसे फंक्शन ऑफ किडनी क्या होता है? नेफ्रॉन, है ना? वैसे क्या हो जाएगा, जो मेन जो यूनिट है हेरिडिटी का वो क्या होता है? जीन। जीन ही कैरेक्टर को ट्रांसफर करने के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। which transfer characteristics or you can say trait from parents to their offspring during reproduction। ठीक है, अब हम रिवीजन कर रहे हैं तो क्या हो रहा है ना, बहुत सारी बातें हमारे पास रिप्रोडक्शन के दिमाग में सेट हो चुकी है। जब पहली बार हम लोग पढ़ रहे थे रिप्रोडक्शन तो समझ तो आया था लेकिन सारा बात दिमाग में रुका नहीं रहा होगा। तो हेरिडिटी पढ़े तो हम उन चीजों को उतना रिलेट नहीं कर पाए होंगे, लेकिन अब दोबारा हम लोग रिवीजन कर लिए रिप्रोडक्शन को तो दिमाग में चीजें हैं, हेरिडिटी की भी बातें हमारे दिमाग में हैं, तो थोड़ा ज्यादा हमको इंटरलिंक करते बन रहा है, इसीलिए आप लोग क्वेश्चन भी पूछ पा रहे हो। ड्यू टू द डिफरेंस इन ड्यू टू द डिफरेंस इन जेनेटिक मैकअप ह्यूमन, क्या हो गया? जेनेटिक मैकअप ह्यूमन पॉपुलेशन shows a great deal of variation in expansion of variation trait height skin color। देखो ये क्या बोल रहा है, जो यही जो जीन है ना, जीन जब क्या हो रहा है? मैकअप हो रहा है। जीन 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 की वजह से क्या हो रहा है? यहाँ पर कुछ ना कुछ ह्यूमन के पॉपुलेशन में वहां पर क्या हो रहा है? चेंजेस देखने को मिल रहा है। क्या क्या चेंजेस देखने को मिल रहा है? हाइट में चेंजेस हो जा रहा है, स्किन में, कलर में, है ना? स्किन कलर है एक्चुअल में, स्किन कलर हो गया, आई कलर हो गया। ये सब चेंजेस क्यों देखने को मिल रहा है? जो जेनेटिक मैकअप हो रहा है, ये जेनेटिक मैकअप की वजह से, मतलब जीन की वजह से। समझ आ रहा है ना? अब देखो ये जीन क्या है, अभी हमने जस्ट समझ लिया। इट इज द फंक्शनल यूनिट ऑफ हेरिडिटी प्रेजेंट ऑन क्रोमोसोम ऑफ सेल न्यूक्लियस। अब हमको पता है कि सबसे छोटा यूनिट सेल को माना जाता है। सेल के अंदर क्या होता है? न्यूक्लियस। उस न्यूक्लियस के अंदर क्या होता है? क्रोमोसोम। और क्रोमोसोम के अंदर क्या होता है? जीन। बात समझ आया? देखो, इट इज फंक्शनल यूनिट ऑफ हेरिडिटी कहां प्रेजेंट है? प्रेजेंट ऑन क्रोमोसोम ऑफ सेल न्यूक्लियस। सेल का जो न्यूक्लियस है उसके क्रोमोसोम के अंदर में कौन प्रेजेंट रहता है? डीएनए। और डीएनए का छोटा टुकड़ा क्या होता है? जीन। मतलब अल्टीमेटली जीन प्रेजेंट है, बोल सकते हो आप। इट इज अ पीस ऑफ डीएनए दैट कोड फॉर वन पॉलीन्यूक्लियोटाइड प्रोटीन। फिलहाल आप पॉलीन्यूक्लियोटाइड को तो दिमाग से हटा दो क्योंकि थोड़ा सा ये बायोमोलिक्यूल का पार्ट है, क्लास 11 12 का है ये। 12th में हम लोग बायो केमिस्ट्री में देखते हैं और 11th में बायो में पढ़ते हैं। बट फिलहाल आप समझ लो क्या? प्रोटीन। ये कुछ नहीं है। डीएनए क्या है? जो मतलब जीन जो है ये डीएनए का एक टुकड़ा होता है जो क्या करता है? एक प्रोटीन को कोड करता है, कंट्रोल करता है कि इस तरह का प्रोटीन जो है बनेगा करके। इट डिटरमाइंस अ पर्टिकुलर कैरेक्टर। और जो क्या बनाता है? एक पर्टिकुलर कैरेक्टर बनाता है जिसको हम क्या बोलते हैं? फिनोटाइप। ठीक, मतलब जो फिजिकल अपीयरेंस होगा, जो कैसा दिखेगा। जैसे सम इनहेरिटेड ट्रेट, कुछ ऐसे ट्रेट जो क्या हो रहे हैं? इनहेरिटेड हो रहे हैं, ट्रांसफर हो रहे हैं। क्या क्या भाई? कलर ऑफ आई, ये ट्रांसफर हो जाता है। मान लो पापा के आंख का कलर ब्लू है तो बच्चे के भी आंख का कलर क्या हो गया? ब्लू हो गया, ट्रांसफर हो गया। शेप ऑफ नोज, पेरेंट्स का नोज चपटा वाला है तो बच्चे का भी क्या हो गया? चपटा वाला हो गया, है ना? देखो यहाँ पर कलर ऑफ हेयर, कलर ऑफ शेप ऑफ हेयर। मान लो
शेप कैसा है, कर्ली वाला है तो कर्ली हो गया, स्ट्रेट और स्ट्रेट हो गया, हाइट, ब्लड ग्रुप, स्किन कलर, ये ट्रांसफर हो सकते हैं। बाकी इनहेरिटेड और एक्वायर्ड ट्रेट में डिफरेंस है। इनहेरिटेड वो जो ट्रांसफर हो रहा है, और एक्वायर्ड जो जिसको हमने इस दुनिया में आने के बाद खुद से हासिल कर लिया। जैसे देख सकते हो, मैं अब इतना डिटेल में पढ़ने की कोशिश नहीं करूंगा, सीधा एग्जांपल पे समझा खत्म कर दूंगा आप लोगों को, सब चीज जानते हो तो है ना। रेड कर्ली हेयर, ब्राउन आईज, ये भाई कोई अपने से कर सकता है क्या? रेड मतलब वो मत समझना कि जाकर के सैलून में पॉलिश करवा लेंगे वाला है ना, हाँ वो अलग चीज है। हाँ वो एक्वायर्ड है, इनहेरिटेड नहीं है। देखो एक्वायर्ड, एक्वायर्ड क्या है, और साइकिलिंग करना हम सीख गए, स्विमिंग करना सीख गए, सिंगिंग करना सीख गए, तो ये सब क्या है, एक्वायर्ड है ना। भले कुछ लोग बोल देते हैं कि भैया तो इसके पापा भी सिंगिंग करते थे, ये भी सिंगिंग कर रहे हैं, इन लोगों को मतलब गॉड गिफ्ट मिला है, ऐसा कुछ नहीं है भाई। यहाँ आके उसने भी उस प्रोसेस को फॉलो किया, इसलिए वो भी सीख गया। भले बोल देते हैं ऐसा, लेकिन वो ट्रांसफर नहीं होता है, समझ आ रहा है ना। वो सब बोला जाता है, ऐसा कुछ होता नहीं है, है ना। नहीं तो ऐसा रहता तो फिर पापा जी बोलते हैं, और कई ऐसा होता है कि मतलब कई बच्चे रहते हैं जिन लोगों का फिर तो आवाज ही ठीक से नहीं आता है ना। उन लोगों को उसका आवाज मोटा है, इसका आवाज पतला है, तो वो सब वो डिफरेंट थिंग है, ठीक है ना। यहाँ पर मेन जो आप समझ रहे हो ना कि क्या क्या ट्रांसफर हो रहा है और क्या क्या ट्रांसफर नहीं हो रहा है, तो ये जो चीज यहाँ हम पा रहे हैं वो एक्वायर है, जिसको यहाँ आने के बाद मिल रहा है। अब देखते हैं इनहेरिटेंस के लिए रूल्स। अब क्या हो रहा है, अलग अलग साइंटिस्ट ने देखा कि भाई ये यहाँ से ऐसे बन रहा है, उसका ऐसा हुआ, इसका ऐसा हुआ, तो डिफरेंट जनरेशन में ना अलग अलग स्पीसीज पे कोई स्टडी चल रही थी। तो वहीं पर मेंडल्स ने भी अपना थोड़ा काम शुरू किया कि कैसे ये कैरेक्टर ट्रांसफर हो रहे हैं, इनहेरिटेड हो रहे हैं, और फाइनली स्टडी करने के बाद उन्होंने क्या रूल्स दिया, उस रूल्स का नाम क्या है, रूल्स फॉर इनहेरिटेंस ऑफ ट्रेट कहा गया। तो देखो इसको समझने के लिए पहले थोड़ा सा इसके कंट्रीब्यूशन को हम जान लेते हैं कि मेंडल ने क्या कंट्रीब्यूशन किया। तो साइंटिस्ट का पूरा नाम क्या था, ग्रेगर जॉन मेंडल। क्या नाम है, ग्रेगर जॉन मेंडल, ठीक है। ये एक साइंटिस्ट है जिन्होंने क्या किया, इनहेरिटेंस पर रूल्स दिया। आपको पता भी है इन्होंने पी प्लांट को सेलेक्ट किया, क्यों सेलेक्ट किया उसका भी रीजन हम लोग जानते हैं, बट फिर भी देख लेंगे। मेंडल वॉज ऑस्ट्रियन जेनेटिसिस्ट, मतलब ये जेनेटिक्स पे ही क्या किया, इन्होंने काम किया। ही नोज फादर ऑफ जेनेटिक्स, इनको फादर ऑफ जेनेटिक्स के नाम से जाना जाता है, ठीक है। ज्यादा इसके बारे में हमें मेन अभी फिलहाल काम कर नहीं है, सीधे काम कर पाते हैं। इन्होंने सबसे जो मेन काम किया, क्या किया, ही ऑप्टेड पी प्लांट फॉर एक्सपेरिमेंट। इन्होंने इनहेरिटेंस का स्टडी करने के लिए देखा कि भाई मेरे जिंदा रहते बहुत सारे जनरेशन जिसके हो जाएंगे उसको तो मैं चुन पाऊंगा। पता चल रहा है कि इंसान का खुद का लाइफ 60 साल है और इंसान के इनहेरिटेंस को चुन लिया हो तो उसका अगला 2 जनरेशन आते तक तो खुद बेचारा नहीं पड़ जाएगा, तो क्या स्टडी कर पाएगा। तो उन्होंने देखा कि जल्दी जल्दी जिनका जनरेशन कंप्लीट हो रहा है हम ऐसी चीजों पहले स्टडी करते हैं। तो उन्होंने किसको लिया, पी प्लांट को लिया, क्योंकि इनका जो लाइफ टाइम रहता है शॉर्टर रहता है, प्लस काफी सारे इसमें वेरिएशन देखने को मिल जाते हैं। अब वो उस समय हिमल नहीं था बताने के लिए वहां पर ना, ठीक है ठीक है। वाई मंडल, वाई मेंडल, मेंडल कुछ आवाज आ रहा है क्या, अच्छा। वाई मेंडल ऑप्टेड पी प्लांट फॉर एक्सपेरिमेंट्स। पहला क्यों इन्होंने पी प्लांट को ही चुना एक्सपेरिमेंट करने के लिए, उसका रीजन है ये। पहला क्या है, अवेलेबिलिटी ऑफ डिटेक्टेबल कॉन्ट्रास्टिंग ट्रेट ऑफ सेवरल कैरेक्टर। कॉन्ट्रास्टिंग का मतलब दो अपोजिट। इन्होंने देखा कि इनके पास बहुत सारे कैरेक्टर ऐसे हैं जिनमें अपोजिट ट्रेट देखने को मिल जाते हैं। जैसे कि पी में अगर हम देखें तो उसका उसका जो पी का जो दाना है वो क्या रहेगा, रिंकल्ड रहेगा या फिर राउंड रहेगा। फिर उसके फ्लावर का कलर देखा गया, व्हाइट रह सकता है, पर्पल रह सकता है। फिर देखा गया उसके पॉड को, तो वो क्या फ्लैट हो सकता है या राउंड हो सकता है। तो ऐसे करके बहुत सारे कॉन्ट्रास्टिंग ट्रेड्स उसको देखने को मिल गए, तो वहां स्टडी करना उसको ज्यादा आसान लगा। शॉर्ट लाइफ स्पान ऑफ प्लांट, बहुत छोटा लाइफ स्पान रहता है तो जल्दी जल्दी क्या कर सकता है, उसके जनरेशन को स्टडी कर सकता है। नॉर्मली अलाउ सेल्फ फर्टिलाइजेशन बट क्रॉस फर्टिलाइजेशन कैन ऑल्सो बी कैरिड आउट।
एक ही प्लांट काफी लंबा रहता है तो खुद में क्या हो सकता है, सेल्फ फर्टिलाइजेशन की पॉसिबिलिटी रहती है, इवन क्रॉस फर्टिलाइजेशन भी हो सकता है, तो फिर फर्टिलाइजेशन का कोई दिक्कत नहीं रहेगा। लार्जर नंबर ऑफ सीड्स प्रोड्यूस, बहुत सारे सीड प्रोड्यूस होते हैं तो उसके पास जो है और पैदा करने के लिए कोई दिक्कत भी नहीं था, बहुत सारे सीड मिल जाते हैं इसके, ऐसा। Mendel's experiment, Mendel conducted a series of experiments in which he crossed the pollinated plant to study one character at a time. अब एक बार की स्टडी से कुछ मिलने वाला नहीं है, तो उसने क्या किया, उसने अलग अलग तरीके से पूरा एक स्टडी सीरीज के फॉर्म में किया, एक्सपेरिमेंट एक सीरीज के फॉर्म में किया। और हम पढ़ेंगे इसके दो को, है ना, पहला पढ़ेंगे मोनोक्रॉस और दूसरा हाइब्रिड, डाई हाइब्रिड, है ना। तो यहां देख तो ट्रेट ऑफ पी प्लांट सेलेक्टेड फॉर मेंडल्स एक्सपेरिमेंट, इसकी स्टडी को हम लोग आगे पढ़े उससे पहले जान लेते हैं कि हमको कुछ बेसिक चीजें जाननी है कि भाई ये क्या क्या ट्रेट का कॉन्ट्रास्टिंग चीज देखा। फर्स्ट देखा गया क्या, फर्स्ट उन्होंने देखा लेंथ ऑफ प्लांट के बारे में, तो ये क्या हो सकता है, टॉल और डॉर्फ। नॉलेज के लिए बता देता हूं, डोमिनेंट और रेसेसिव ये दो का मतलब है, डोमिनेंट वो जो अपने आप को अपीयर कर पाता है और रेसेसिव वो जो अपने आप को अपीयर नहीं कर पाता है। तो लेंथ जो है टॉल है तो इसको हम क्या बोलेंगे, डोमिनेंट, और इसको रिप्रेजेंट कैसे करेंगे, कैपिटल टी से। और रेसेसिव क्या है, डॉर्फ, तो इसको हम लोग स्मॉल टी से रिप्रेजेंट करेंगे, मतलब जो डोमिनेंट है ना उसी का क्या हो जाएगा, स्मॉल लेटर हो जाएगा। फ्लावर पोजीशन एक्सियल है तो ये क्या हो जाएगा, कैपिटल ए, और ये क्या हो जाएगा, रेसेसिव टर्मिनल है, स्मॉल ए। ऐसे ही जो शेप ऑफ पॉड है, जो छिलका है, वो क्या रहेगा, इनफ्लेटेड हो सकता है या कॉन्स्ट्रिक्टेड रहेगा। फिर देखो कलर ऑफ पॉड जो है ग्रीन हो सकता है डोमिनेंट में और येलो क्या होगा, रेसेसिव में। फिर देख सकते हो कलर ऑफ कोटिलेडॉन येलो होगा और ग्रीन होगा, कलर ऑफ फ्लावर वॉयलेट होगा और व्हाइट होगा। तो ध्यान रखना है इसको। जैसे यहां पर ये एग्जांपल है हमारे पास, ये यहां कैसे आ गया, कॉर्नसीड रिप्रोडक्शन कहते हो ना, अच्छा चलो, अब बोल रहा तो रख ले रहता हूं मैं, देखते हैं। ये आप देख सकते हो डायग्राम के फॉर्म में सारा कुछ, जैसे सीड का शेप है तो ये राउंड हो सकता है और ट्रिंकल्ड हो सकता है, सीड का कलर है येलो है और ग्रीन हो सकता है, ये फ्लावर कलर पर्पल और व्हाइट, पॉड शेप इनफ्लेटेड है, और ये देखो ये बिल्कुल मतलब टाइट ये चिपका हुआ है, कॉन्स्ट्रिक्टेड है, ये पॉड का कलर हो गया येलो है और ग्रीन है, फ्लावर पोजीशन एक्सियल है, टर्मिनल है, स्टेम का जो हाइट है टॉल है और डॉर्फ है। तो ये सारे क्या है, ये डोमिनेंट है और इधर वाले रेसेसिव है। कॉमन मतलब डोमिनेंट पूछना चाह रहे हो ना, हम ऐसा नॉर्मली वाला कोई बात नहीं करते, हम साइंस में बात कर रहे हैं तो डोमिनेंट या रेसेसिव बात करेंगे। डोमिनेंट क्या रहेगा, एक्सियल, ठीक है, एक्सियल है, और ये दूसरा क्या रहेगा उसका, रेसेसिव टर्मिनल रहेगा। अब सम इंपॉर्टेंट डेफिनेशन यूज्ड इन हेरिडिटी, अब इसके एक्सपेरिमेंट को समझने के लिए हमें कुछ कॉमन टर्म को जानना रहेगा। पहला क्रोमोसोम, क्रोमोसोम क्या है आप जानते ही हो, ये देख सकते हो, अ थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर इन न्यूक्लियस ऑफ सेल फॉर्म्ड ऑफ डीएनए, डीएनए का फुल फॉर्म क्या होता है, डीऑक्सी राइबो न्यूक्लियोक एसिड, क्या होता है, डी का डी हो गया, मतलब डी का होता है डीऑक्सी, क्या होता है डीऑक्सी, डीऑक्सी राइबो, फिर एन का हो जाएगा न्यूक्लिक और ए का क्या हो जाएगा एसिड, विच कैरीज द जीन्स, जिसके पास क्या होता है, जीन होता है। ये एक थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर होता है जो न्यूक्लियस के अंदर पाया जाता है। आपको डायग्राम देख के काफी चीजें क्लियर हो रही होगी। ये देखो ये सेल है, सेल के अंदर क्या है, न्यूक्लियस, न्यूक्लियस के अंदर क्या है, ये देखो ये थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर दिख रहा है ना, ये सब थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर, यही क्या कहलाता है, क्रोमोसोम कहलाता है। ये है क्रोमोसोम, इस क्रोमोसोम के अंदर क्या होता है, इस हेलिकल शेप में
डीएनए रहता है, और इस डीएनए का जैसे ये जो छोटा छोटा सेगमेंट है यही क्या कहलाता है, जीन कहलाता है। दिख रहा है ये अच्छे से? चलिए इसको अपन चाहें तो एक अलग पेज में रख सकते हैं। नेक्स्ट देखो जीन क्या है, अभी तो पढ़ ही लिए वैसे भी है ना। तो जीन क्या होता है, ये एक तरीके से क्या होता है, एक तरीके से डीएनए का ही छोटा सा सेगमेंट होता है, ठीक है। जीन से क्या होता है, जीन उस टाइप का एंजाइम बनाता है और वो एंजाइम क्या करता है, उस तरह के प्रोटीन का फॉर्मेशन करता है। फिर आता है एक एलील, क्या आता है, एलील। एलील क्या होता है, देखो वन ऑफ द डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ पर्टिकुलर जीन ऑक्यूपाइंग द सेम पोजीशन ऑन द क्रोमोसोम। ये भी एक तरीके का जीन ही है एलील, और कुछ नहीं, क्या है ये, जीन ही है एक तरीके का। फिर डोमिनेंट जीन और रेसेसिव जीन। डोमिनेंट क्या होता है, जो अपने आप को अपीयर कर पाता है, डोमिनेंट अपीयर, चाहे वो अकेला रहे या दूसरे के साथ रहे, डोमिनेंट हमेशा क्या करेगा, खुद को एक्सप्रेस करेगा ही। जैसे कि हाइट है, तो हाइट में डोमिनेंट हाइट क्या है, टॉल है। तो मान लो दो अगर प्लांट आपस में क्रॉस या सेल्फ क्रॉस हो रहे हैं मान लो, या जो भी हो रहे हैं, तो अगर एक टॉल है और एक डॉर्फ है तो हमेशा क्या आएगा, टॉल आएगा। एक दोनों टॉल है तो क्या आ जाएगा, टॉल ही आएगा। समझ आ रहा है? तो चाहे एक रहे या दोनों रहे, हमेशा क्या हो जाएगा, डोमिनेंट वाला अपने आप को अपीयर कर ही देता है। और इसको हम लोग कैपिटल लेटर से रिप्रेजेंट करेंगे, जैसे टॉल का टी। रेसेसिव क्या है, ये तब तक के खुद को अपीयर नहीं कर पाएगा जब तक के दूसरा पार्टनर भी इसके जैसा ही ना हो। मतलब एक प्लांट अगर रेसेसिव है और दूसरा भी रेसेसिव है, तब जाकर के वो क्या कर पाएगा, रेसेसिव प्रोड्यूस कर पाएगा। और इसको हम लोग जो इसका डोमिनेंट वाला है ना, उसी के स्मॉल लेटर से रिप्रेजेंट करते हैं। समझ आ गया? जैसे कि हाइट है तो हाइट का क्या हो जाएगा, डॉर्फ, तो इसको स्मॉल लेटर से रिप्रेजेंट कर देंगे। इसके बाद आता है जीनोटाइप। जीनोटाइप का मतलब होता है जेनेटिक मेकअप, मतलब कैसा टाइप का जीन बन रहा है, जीन किस टाइप का आ रहा है, ये क्या कहलाता है, जेनेटिक मेकअप कहलाएगा। द जेनेटिक कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ एन ऑर्गेनिज्म इज कॉल्ड जीनोटाइप। आगे देखेंगे, जैसे कि मान लो कोई प्लांट है, तो दो प्लांट का जो जीन बन रहा है, ये कैपिटल टी बन जाएगा, कैपिटल टी स्मॉल टी बन जाएगा, दोनों स्मॉल टी हो सकता है। तो ये जो क्या है, ये जीनोटाइप कहलाता है। क्या कहलाता है ये, मतलब जीन का डिस्क्रिप्शन एक तरीके से, कैसा जीन उसमें आ रहा है। फिर देखो फिनोटाइप। फिनोटाइप मतलब उस जीन की वजह से जो फिजिकल अपीयरेंस है कैसा है, उस जीन की वजह से टॉल हो गया क्या, उस जीन की वजह से डॉर्फ हो गया क्या, तो ये जो फिजिकल अपीयरेंस हो क्या कहलाता है, फिनोटाइप कहलाता है। जैसे आप देख सकते हो, ये मान लो ये कोड है, ये कोड क्या कहलाएगा, जीन कहलाएगा। और इस जीन की वजह से चूहा आ गया तो ये क्या कहलाएगा, इसका फिनोटाइप कहलाएगा। समझ आ रहा है? तो ये जो कोडिंग दिख रहा है, ये जीनोटाइप कहलाएगा। जो जीन का जो फॉर्मूला है वो जीनोटाइप कहलाएगा, और जो भी फिजिकल स्ट्रक्चर उसकी वजह से अपीयर हुआ है वो क्या कहलाएगा, फिनोटाइप कहलाएगा। हाइब्रिड यहां पर एक वर्ड हम लोग सुनेंगे, तो इसका मतलब क्या है, एन इंडिविजुअल हैविंग टू डिफरेंट जीन या एलील फॉर द सेम ट्रेट। मतलब एक तरीके से जीन का आपस में क्या होना, मतलब डिफरेंट जीन का आपस में कंबाइन होना, ये क्या बनाएगा, हाइब्रिड बनाएगा। अ न्यू फॉर्म ऑफ ऑर्गेनिज्म प्लांट रिजल्टिंग फ्रॉम अ क्रॉस और ब्रीडिंग ऑफ डिफरेंट वेराइटीज ऑफ प्लांट ऑर्गेनिज्म। मतलब दो चीजों का मिक्स होना क्या कहलाएगा, यहाँ पर हाइब्रिड कहलाएगा। प्योर ब्रीडिंग का मतलब क्या हो जाएगा, जो काफी लंबे जनरेशन टू जनरेशन सेम तरीके का आ रहा है वो क्या कहलाएगा, प्योर ब्रीडिंग कहलाएगा। इट इज अ कैरेक्टरिस्टिक दैट अपीयर्स अनचेंज्ड जनरेशन आफ्टर जनरेशन, जो कई जनरेशन से वैसा ही हो रहा है, तो वो क्या कहलाएगा, प्योर ब्रीडिंग कहलाएगा। ठीक है। फिर एक वर्ड आता है होमोजाइगस। होमोजाइगस का मतलब क्या हो जाएगा, अ पेयर इन विच द टू मेंबर्स ऑफ द एलाइलिक पेयर आर सिमिलर। देखो जैसे कि हम जीन का पेयरिंग करते हैं, तो एक डोमिनेंट रहेगा और एक रेसेसिव रहेगा। तो मान लो दोनों डोमिनेंट है या रेसेसिव है, तो सेम हो गया, तो ये क्या कहलाएगा, होमोजाइगस कहलाएगा। लेकिन हेट्रोजाइगस क्या होगा, एक अलग और एक अलग, मतलब एक डोमिनेंट और एक रेसेसिव, तो इसका पेयरिंग क्या कहलाएगा, हेट्रोजाइगस कहलाएगा। ऑफ स्प्रिंग क्या है, जो नया ऑर्गेनिज्म आ रहा है वो ऑफ स्प्रिंग कहलाएगा। कोई दिक्कत? इसके बाद जब आगे क्या होगा, जनरेशन टू जनरेशन आगे बढ़ता जाएगा, तो जो प्योर हम लोग प्लांट लिए रहेंगे या प्योर जो स्टेट लिए रहेंगे, उसके बाद का जस्ट आगे वाला जनरेशन क्या कहलाएगा, F1 जनरेशन कहलाएगा। क्या कहलाता है, पेरेंट जब आपस में क्या कर रहे हैं, डिफ्यूज कर रहे हैं, पेरेंट आपस में जब रिप्रोड्यूस कर रहे हैं नया पहला जनरेशन, तो वो कहलाएगा फर्स्ट जनरेशन, जिसको एक्चुअल में हम लोग कहते हैं फर्स्ट फाइलियल जनरेशन। क्या कहते हैं,
हाँ, फर्स्ट फाइलियल जनरेशन या F1 जनरेशन कहते हैं। कोई दिक्कत है यहाँ तक के? तो पेरेंट जनरेशन के जस्ट बाद वाला जनरेशन क्या कहलाएगा? F1 जनरेशन कहलाएगा। और उसके बाद वाला जनरेशन क्या कहलाएगा? F2 जनरेशन कहलाएगा। क्या कहलाएगा? F2 जनरेशन कहलाएगा। पेरेंट के जस्ट बाद वाला जनरेशन F2 जनरेशन। जैसे आप देख सकते हो यहाँ पर, ये मान लो कि दो प्लांट है, एक टॉल है और एक डॉर्फ है। दोनों में क्या हुआ? यहाँ पर फर्टिलाइजेशन हुआ। फिर उसके बाद क्या हो गया? ये पेरेंट जनरेशन कहलाएगा, पहला वाला जनरेशन। फिर उसके बाद देखो यहाँ पर और नए नए प्लांट बन गया, तो ये फर्स्ट जनरेशन के प्लांट कहलाएंगे। फिर ये फर्स्ट जनरेशन के प्लांट जो आपस में मेटिंग करेंगे और क्या बन जाएगा? नया प्लांट बन जाएगा, तो ये कहलाएगा सेकेंड जनरेशन का प्लांट। तो ये पेरेंटल जनरेशन, फिर ये F1 जनरेशन, फिर क्या हो जाएगा? F2 जनरेशन। अब आते हैं हम लोग मेंडल्स मोनोहाइब्रिड क्रॉस। मेंडल का मोनोहाइब्रिड क्रॉस। मोनोहाइब्रिड का मतलब बस एक ही कैरेक्टर को लेकर के क्या कराना? हाइब्रिडिंग कराना। एक ही कैरेक्टर को लेकर के आपस में उस पर ब्रीड कराना। अब ब्रीडिंग एक्सपेरिमेंट डीलिंग विद अ सिंगल कैरेक्टर इज कॉल्ड अ मोनोहाइब्रिड क्रॉस। मतलब बस एक ही कैरेक्टर को लेकर के एक्सपेरिमेंट करना, ब्रीडिंग कराना, क्या कहलाएगा? मोनो हाइब्रिड क्रॉस। बस एक कैरेक्टर, चाहे जो भी हम लोग प्रीफर्ड करेंगे। तो मेंडल फर्स्ट सेलेक्टेड प्योर लाइन प्लांट। मेंडल ने सबसे पहले क्या किया? प्योर लाइन प्लांट लाया। मतलब ऐसा प्लांट जिसका वो कैरेक्टर कई जनरेशन से वैसा ही आ रहा है। मान लो अगर हमको देखना है कि उसका जो मटर है, पी है, तो पी का सीड कैसा वाला चाहिए? राउंड चाहिए। तो एक ऐसा प्लांट देखा जो कई जनरेशन से, 3 4 5 जनरेशन से हमेशा राउंड वाला ही आ रहा है उस प्लांट में, तो ऐसे को लाया। समझ आ रहा है? मतलब एक प्लांट लिए, उस प्लांट में देखे कि राउंड वाला सीड आ रहा है, तो उसके एक सीड से नया प्लांट आ गया, फिर उसमें भी क्या आ गया? राउंड वाला आ गया। फिर उसका नया जनरेशन देखा, मतलब जनरेशन टू जनरेशन वो कैसे वाला आ रहा है? राउंड वाला ही आ रहा है, तो उसको लिया। वैसे ही जनरेशन टू जनरेशन क्या किया? रिंकल्ड वाला लिया। मतलब एक रिंकल्ड वाला था, उसका नया जनरेशन आया, वहां से भी एक रिंकल सीड ले लिया, उसको पैदा किया, तो एक नया मटर का पौधा आया, उससे भी एक रिंकल्ड सीड ले लिया। मतलब लगातार रिंकल्ड 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 लिया। तो ऐसे दो क्या किया? सेम कैरेक्टर वाले को लिया, जिसको हम लोग प्योर लाइन प्लांट कहते हैं। बात समझ आया ना? प्योर लाइन प्लांट समझ आ गया कि नहीं आया? आ गया ना? मतलब एक ही जनरेशन से वो वैसा ही आ रहा था, बहुत, मतलब एक ही कैरेक्टर बहुत जनरेशन से, इधर भी ऐसा, तो एक डोमिनेंट ही आ रहा था और एक रिसेसिव आ रहा था, उसको प्योर लाइन प्लांट कहते हैं। नेक्स्ट देखो, जैसे कि यहां पर हम सीधा डायग्राम समझने की कोशिश करते हैं, इसको दोनों में से कोई भी एक को समझ लेते हैं, बात तो एक ही है। मान लेते हैं कि ये हमारे पास पूरा इसका कंप्लीट एक स्ट्रक्चर है, बना के बताने की मैं जरूरत नहीं समझ रहा हूं, हम लोग इसी में समझ जाएंगे आसानी से। पेरेंटल जनरेशन में सबसे पहले क्या ले लिया गया? दो प्लांट ले लिया गया, दोनों कॉन्ट्रास्टिंग फीचर वाले प्लांट को ले लिया गया। अब हम बात कर रहे हैं हाइट पे। किस पे बात करेंगे? हाइट। एक कैरेक्टर चुन लिया गया। हम लोग किस पे स्टडी कर रहे हैं? हाइट पे। ठीक है, तो अब देखो हाइट कैसे लिया गया, समझना। ये पहला जो प्लांट है वो टॉल है, जो सदियों से टॉल 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 प्लांट वाला आ रहा था। और ये क्या है? डॉर्फ है, छोटा वाला प्लांट, जो हमेशा से छोटा, कई जनरेशन से छोटा छोटा प्लांट ही इसके पास आ रहा है। तो टॉल वाले का क्या है? कैपिटल टी कैपिटल टी। इसका जीन क्या रहेगा? दोनों टी टी रहेगा। इसका क्या रहेगा? स्मॉल टी स्मॉल टी। अब दोनों मिले, जब दोनों मिले तो इनका गेमेट्स में फ्यूजन होगा, तो फिर इनका जो भी क्या रहेगा? जीन रहेगा, आपस में क्या होगा? ट्रांसफर होगा, आपस में क्या करेगा? दोनों मिक्स होगा। तो इससे क्या मिलेगा? कैपिटल डी मिलेगा। इससे क्या मिलेगा? स्मॉल टी। दोनों मिले और दोनों मिलकर के क्या बना दिए? एक कैपिटल टी और एक स्मॉल टी। समझ आया? तो अगला जनरेशन में जो भी प्लांट आएगा वो सारे का जीन कैसा हो जाएगा? कैपिटल टी स्मॉल टी, कैपिटल टी स्मॉल टी। और कैपिटल टी स्मॉल टी में एक कैपिटल है, एक स्मॉल है, मतलब एक डोमिनेंट है, एक रिसेसिव है, तो कौन अपीयर होगा? कैपिटल टी। डोमिनेंट रिसेसिव होगा। भाई जो पावरफुल है, देखो दो पावरफुल लोग लड़ेंगे तो दोनों में से जो जीतेगा वो क्या, कौन रहेगा? पावरफुल ही रहेगा। एक पावरफुल इंसान एक कमजोर इंसान से लड़ेगा तो कौन जीतेगा? पावरफुल जीतेगा। दो कमजोर लोग लड़ेंगे तो कौन जीतेगा? कोई नहीं, कमजोर रहेगा। बस बात ऐसा है, समझ आ रहा है? दो पावरफुल लड़ेंगे तो रिजल्ट क्या मिलेगा? एक पावरफुल ही मिलेगा। एक पावरफुल और एक कमजोर लड़ेगा तो कौन मिलेगा? पावरफुल ही मिलेगा। लेकिन कमजोर विनर कब मिलेगा? जब दोनों कमजोर रहेंगे। बात समझ आएगी नहीं? बस। तो दो कैपिटल आपस में मिलेंगे, कैपिटल ही अपीयर होगा। एक कैपिटल एक स्मॉल अगर होगा तो कैपिटल ही अपीयर होगा।
अगर दोनों स्मॉल रहेंगे तब जाकर के स्मॉल अपीयर हो पाएगा। तो यहां देख लो, पहले जनरेशन में ये एक बार जब इनका क्या हुआ, मेटिंग हुआ, तो जो नया जनरेशन आया उसको हम बोलते हैं F1 जनरेशन। क्या बोलते हैं? और यहां पर सभी का जीन क्या रहेगा, कैपिटल टी स्मॉल टी, कैपिटल टी स्मॉल टी। समझ आया? तो देखो हम लोग इसका रिजल्ट कैसे लिखते हैं। अब इसका जीनोटाइप क्या हो गया, जीनोटाइप मतलब जीन का टाइप। तो सारे के सारे जो जीन रहेंगे F1 जनरेशन में क्या रहेंगे, कैपिटल टी स्मॉल टी। बात समझ आया कि नहीं? ये देख लो, कैपिटल टी और स्मॉल टी रहेंगे। क्लियर है? ये देखो कैसे मिला ये वाला। फिर फिनोटाइप क्या होगा, अब एक कैपिटल टी एक स्मॉल टी है तो ऑब्वियस सी बात है कैपिटल टी ही अपीयर होगा, और उसकी वजह से क्या आएगा, टॉल। तो पहले जनरेशन में जितने भी प्लांट रहेंगे सबके सब क्या रहेंगे, टॉल रहेंगे। कोई दिक्कत यहां तक में? पहले जनरेशन में जितने भी प्लांट रहेंगे सबके सब क्या हो जाएंगे, टॉल। अब देखो नेक्स्ट, अब क्या होगा, ये जो कैपिटल टी स्मॉल टी ही ये आपस में मैटिंग करेंगे। जब ये आपस में मैटिंग करेंगे तो यहां एक पॉसिबिलिटी बन जाती है। क्या पॉसिबिलिटी बनती है? यहां पॉसिबिलिटी कुछ इस तरह से बनती है, ये एक बॉक्स बना देते हैं, इसको पुनेट स्क्वायर कहते हैं। क्या बोलते हैं इसको, पुनेट स्क्वायर कहते हैं। मान लो ये कैपिटल टी है और ये एक स्मॉल टी है, दूसरे प्लांट का ये कैपिटल टी और ये स्मॉल टी। जब ये आपस में मैटिंग करेंगे तो पहला पॉसिबिलिटी ये है कि ये वाला प्लांट से क्या मिले, कैपिटल टी, इस वाले प्लांट से क्या मिले, कैपिटल टी। समझ आ रहा है? दूसरी बार में क्या हो जाएगा, ये प्लांट क्या देगा, कैपिटल टी, इससे क्या मिलेगा, स्मॉल टी। यहां देखो, इससे क्या मिलेगा, कैपिटल टी, इससे मिलेगा स्मॉल टी, यहां पर क्या मिलेगा, दोनों। मतलब चार पॉसिबिलिटी है। क्या होगा चार पॉसिबिलिटी में, एक बार तो दोनों कैपिटल टी रहेगा और दो बार क्या रहेगा, कैपिटल टी स्मॉल टी, और एक बार क्या रहेगा, दोनों स्मॉल टी। ये चार पॉसिबिलिटी है। मतलब रेशियो में देखा जाए तो रेशियो क्या हो जाएगा, कैपिटल टी स्मॉल टी, सॉरी दोनों कैपिटल टी, फिर कैपिटल टी स्मॉल टी, फिर क्या हो जाएगा, दोनों स्मॉल टी। तो क्या है इसका रेशियो, अगर कैपिटल टी एक बार बन रहा है तो उसके करस्पॉन्डिंग कैपिटल टी स्मॉल टी दो बार बनेगा। समझ आ रहा है? और दोनों स्मॉल टी एक बार बनेगा। मतलब ये 1:2:1 इस रेशियो में जीन हमको मिलेंगे, और यही क्या कहलाएगा, जीनोटाइप। क्या कहलाएगा ये, जीनोटाइप। और इसकी वजह से फिजिकल अपीयरेंस कैसा होगा भाई, चाहे हम इसकी बात करें, इसकी तो इसकी बात करेंगे तो क्या हो जाएगा, टॉल। इसमें क्या मिलेगा, टॉल। इसमें क्या मिलेगा, टॉल। और इसमें क्या मिलेगा, डॉर्फ। क्या मिलेगा? तो यहां से एक बात समझ आया कि 3 बार हमको तो टॉल मिल रहा है और एक बार क्या मिल रहा है, डॉर्फ। तो हमारा फिनोटाइप का जो रेशियो रहेगा क्या हो जाएगा, टॉल रेशियो डॉर्फ, मतलब 3:1 रहेगा। ये हो जाएगा किसका, सेकंड जनरेशन का, F2 जनरेशन का। ऐसा होगा अगर हम लोग एक कैरेक्टर को देखेंगे तो कैसे डोमिनेंट आएगा, किस रेशियो में रेसेसिव आएगा। ये हो गया कंप्लीट इसका। इसको बोलते हैं मोनो हाइब्रिड एक्सपेरिमेंट। जब एक कैरेक्टर को लेकर के एक्सपेरिमेंट करने को बोला जाएगा तो हम लोग ऐसे कर देंगे। ठीक, चले आगे। इस पे क्वेश्चन बन सकता है तो आप लोग उसको ध्यान में रखना, प्रैक्टिस करके रख लेना। अब इस डायग्राम की जरूरत नहीं है, ये मैंने लिखा हुआ है पहले से, F1 जनरेशन में ये चीज और F2 में ये वाला चीज, ध्यान रख लेना, है ना। अब आता है डाई हाइब्रिड क्रॉस, मतलब दो कैरेक्टर को हमको क्या करना है, ब्रीड कराना है, दो कैरेक्टर का हाइब्रिडिंग कराना है ना। तो इसके लिए बस जस्ट समझने के लिए हम लोग क्या कर लेते हैं यहां पर, सीधा इसी को देखते हैं। देखो यहां पर क्या होगा, मान लेते हैं कि हम क्या करते हैं, अब दो कैरेक्टर ले लेते हैं। पहला कैरेक्टर क्या हो जाएगा, कोई भी जो हमारा मटर का दाना है, पी सीड है, उसके हम दो कैरेक्टर लेते हैं। पहला उसके शेप को ले लेते हैं और दूसरा कलर को ले लेते हैं। शेप और कलर दोनों को ले लेते हैं, ठीक है। तो देखो शेप और कलर क्या क्या होगा। सबसे पहले हम बात करें तो अगर हम डोमिनेंट लेंगे तो शेप क्या रहेगा, डोमिनेंट में उसका राउंड, कलर क्या रहेगा, येलो। और रेसेसिव में क्या रहेगा, शेप रहेगा रिंकल्ड और कलर क्या रहेगा, ग्रीन। ठीक, तो ये डोमिनेंट और ये क्या, रेसेसिव। दो कैरेक्टर ले लिए, शेप और कलर। क्या के लिए हैं, पहला लिए हैं शेप और दूसरा क्या ले लिए हैं, कलर। ध्यान रखना किसका, सीड का। हम किसका लिए हैं, सीड का। ये देखो सीड का कलर और शेप, कलर और शेप। तो ये है डोमिनेंट, ये क्या है, रेसेसिव। अब देखो ये दोनों मिलेंगे पहली बार, जब मिलेंगे तो क्या हो जाएगा, ये अपना दोनों वाई से में एक वाई देगा, कैपिटल वाई मिल जाएगा इससे। दोनों आर में से एक आर देगा, कैपिटल आर देगा।
यहां से स्मॉल y मिलेगा, यहां से स्मॉल r मिलेगा, और जब ये आपस में मिलेंगे तो देखो क्या हो जाएगा, जब ये आपस में मिलेंगे तो जो नया यहां पर दाना आएगा, नया जो सीड आएगा, उसके पास कैसा जीन रहेगा, कैपिटल Y स्मॉल y, कैपिटल R स्मॉल r। समझ आ रहा है? अब भाई कैपिटल ही तो अपीयर होगा, तो कैपिटल Y स्मॉल y दोनों में से कौन अपीयर होगा, कैपिटल Y। कैपिटल Y की वजह से इसका जो भी कलर होगा वो कैसा हो जाएगा, येलो, और कैपिटल R की वजह से कैसा हो जाएगा, राउंड। तो ये कहलाएगा फर्स्ट जनरेशन। देखो ये पेरेंटल जनरेशन में ये पार्टिसिपेट किए, अब फर्स्ट जनरेशन जो भी आएगा सबके सब कैसे रहेंगे, कलर में येलो रहेंगे और राउंड शेप के रहेंगे। तो ये हो गया उसका क्या, फिनोटाइप। क्या हो जाएगा, फिनोटाइप। और ये क्या कहलाएगा, उसका जीनोटाइप। सभी का जीन क्या रहेगा फर्स्ट जनरेशन में, कैपिटल Y स्मॉल y, कैपिटल R स्मॉल r। ये जीनोटाइप है किसका, फर्स्ट जनरेशन का। फिनोटाइप क्या हो जाएगा, सबके सब येलो कलर के रहेंगे और सबके सब राउंड शेप के रहेंगे, कोई दिक्कत। अब ये आपस में क्या होंगे, सेल्फ फर्टिलाइजेशन करेंगे। क्या करेंगे, ये सेल्फ फर्टिलाइजेशन। ध्यान रखना, पहले पेरेंटल जनरेशन में क्या हो रहा है, क्रॉस फर्टिलाइजेशन, क्योंकि दो अलग अलग प्लांट हम लोग लिए हैं, दो अलग अलग प्लांट से करा दे रहे हैं। लेकिन यहां पर क्या होगा, खुद से हो जाएगा सेल्फ फर्टिलाइजेशन। ध्यान रखना क्या हो जाएगा यहां पर, सेल्फ फर्टिलाइजेशन। तो जब सेल्फ फर्टिलाइजेशन होगा तो इनके कैरेक्टर को फिर से ट्रांसफर करेंगे, वो पुनेट स्क्वायर बना लेते हैं। क्या बना लेते हैं, पुनेट स्क्वायर। अब देखो जब ये पुनेट स्क्वायर बनाएंगे तो इसमें अगर समझने में दिक्कत हो तो हम लोग इसको फॉलो कर सकते हैं, ये देख लो ये वाले को, है ना। अब यहां पर क्या होगा, पहला वाला क्या पॉसिबिलिटी है, एक बार पॉसिबिलिटी ये है कि पहले प्लांट से यहां पर क्या आ जाए, पहले प्लांट से यहां पर आ जाए, दोनों के दोनों क्या रहेगा, कैरेक्टर कैपिटल रहेगा, कैपिटल Y और कैपिटल R। वैसे लिखा हुआ है तो मुझे अलग से लिखने की जरूरत नहीं है, मैं इसी में समझा देता हूं। ये देखो पहली बार पॉसिबिलिटी ये है कि कलर क्या हो जाए, येलो वाला कैपिटल Y, और जो शेप है वो क्या हो जाए, राउंड हो जाए, कैपिटल R। दूसरी बार पॉसिबिलिटी ये है कि कैपिटल Y और R क्या हो जाए, स्मॉल हो जाए, यहां पर Y स्मॉल हो जाए और R कैपिटल हो जाए। चौथी बार पॉसिबिलिटी है कि दोनों दोनों क्या हो जाए, Y दोनों स्मॉल हो जाए, मतलब दोनों कैपिटल दोनों स्मॉल, फिर दोनों में एक कैपिटल एक स्मॉल करके दो बार हो गया। सेम इसी को हम लोग यहाँ पे रिपीट कर देते हैं, दोनों कैपिटल, Y कैपिटल R स्मॉल, Y स्मॉल R कैपिटल, दोनों स्मॉल। अब इनको आपस में क्या कर देंगे, मिक्स कर देंगे। आप देखो यहाँ क्या हो जाएगा, Y दोनों कैपिटल तो Y दोनों R तो R ऐसा करके मिक्स करके इसको बना देंगे। जब इसको मिक्स करेंगे तो हमको देखने में समझ आता है कि इसका जो फिनोटाइप होगा वो क्या होगा। फिनोटाइप रेशियो क्या क्या देखने को मिला, चार पॉसिबिलिटी है। कितनी पॉसिबिलिटी, चार। येलो राउंड हो सकता है, दोनों डोमिनेंट। यहां पर लिख देता हूं मैं एक बार, देखो येलो राउंड का मतलब क्या हो जाएगा, Y और कैपिटल R, ये पॉसिबिलिटी है। येलो रिंकल्ड, येलो मतलब Y, रिंकल्ड मतलब क्या हो जाएगा, स्मॉल r। ग्रीन मतलब क्या हो जाएगा, स्मॉल y, और राउंड मतलब क्या हो जाएगा, कैपिटल R। ग्रीन रिंकल्ड मतलब क्या हो जाएगा, स्मॉल y और स्मॉल r। तो यहां पर दोनों डोमिनेंट कितनी बार आएगा, 9 टाइम। यहां पर एक डोमिनेंट एक रेसेसिव वाला कितना आएगा, 3 टाइम्स, और दोनों रेसेसिव 1 टाइम। तो ये है इसका रेशियो। यहां से फिजिकल अपीयरेंस दिख रहा है, ये कहलाएगा फिनोटाइप। क्या कहलाएगा, फिनोटाइप। ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है, इसको दिमाग में रख लेना। ये थोड़ा कॉम्प्लेक्स है इसीलिए इसको कम पूछा जा रहा है चांस है, ये आपके लिए ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो यहां से सीधा क्या हम दिमाग में रख लेंगे कि भाई कैपिटल Y कैपिटल R, कैपिटल Y कैपिटल R, यहां लिखता हूं मैं कैपिटल Y कैपिटल R, कैपिटल Y स्मॉल r, स्मॉल y कैपिटल R, स्मॉल y स्मॉल r। कितना हो जाएगा रेशियो, 9 रेशियो 3 रेशियो 3 रेशियो 1। फिनोटाइप रेशियो है, क्या है ये, फिनोटाइप। जीन का रेशियो कुछ इस तरह से रहेगा, दिमाग में रख लेना इसको भी। सबके सब डोमिनेंट है, एक बार। दोनों तीनों डोमिनेंट है, एक R बस रेसेसिव है, 2 बार हो गया। फिर यहाँ एक बार Y रेसेसिव है, ये भी 2 बार हो गया। यहाँ पर 2 रेसेसिव 2 डोमिनेंट है, 4 टाइम हो गया। फिर दोनों Y डोमिनेंट है, एक बार। दोनों R रेसेसिव है। यहाँ पर क्या हो जाएगा, एक डोमिनेंट है बाकी 3 रेसेसिव है, 2 बार हो गया। यहाँ 2 Y डोमिनेंट रेसेसिव है और R डोमिनेंट है, एक बार। यहाँ पर जो देखो यहाँ क्या था, सेम है ये दोनों। जैसे यहाँ पर दोनों Y डोमिनेंट है, दोनों R रेसेसिव है ना, वैसे यहाँ उल्टा एक बार होगा, देखना कहीं कहीं दोनों Y डोमिनेंट होगा, दोनों R रेसेसिव होगा। ये दोनों देखो अपोजिट है एक दूसरे के, ये दोनों क्या है, बिल्कुल एक दूसरे के ये देखो ये दोनों कैसे हैं, ये
एक दूसरे के रिवर्स हैं। यहाँ दोनों वाई डोमिनेंट, दोनों आर रेसेसिव, यहाँ दोनों वाई रेसेसिव, यहाँ दोनों आर डोमिनेंट, दोनों वन वन टाइम है। तो जो अपोजिट रहते हैं ना वो एक एक बार है, मतलब सेम सेम टाइम रहेंगे। यहाँ पर दोनों बस एक आर डोमिनेंट है, बाकी सब रेसेसिव है 2 बार, फिर यहाँ सब रेसेसिव है 1 बार। थोड़ा इसको अपने तरीके से जमाने की कोशिश करना, याद रखने की कोशिश कर लेना। हालांकि थोड़ा सा आपके लिए डिफिकल्ट है, और नहीं याद रखोगे तो भी परेशानी की बात नहीं है। तो ये हम लोग पूरा पढ़ लिए। अब ये जितना भी हमने प्रोसेस देखा, इसको एक रूल्स की फॉर्म में ला दिया गया, इसको एक रूल्स की फॉर्म में, और ये हो जाएगा लॉ ऑफ इनहेरिटेंस। तो लॉ ऑफ इनहेरिटेंस को 3 तरीके के हम समझते हैं। पहला क्या है इसका, लॉ ऑफ डोमिनेंस, लॉ ऑफ सेग्रीगेशन और लॉ ऑफ इंडिपेंडेंस असॉर्टमेंट। हाँ देखो, लॉ ऑफ डोमिनेंस का मतलब क्या है? लॉ ऑफ डोमिनेंस का सीधा सा मतलब ये है कि इन क्रॉसिंग बिटवीन ऑर्गेनिज्म प्योर फॉर कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर ऑफ अ प्योर, only one character of a pair appears in the F1 generation. This character is termed as dominant, while one which does not express itself in F1 generation termed as recessive. मतलब 2 अगर हमारे पास है तो दोनों में से एक ही अपीयर होगा, समझ आ रहा है? और वो कौन रहेगा? डोमिनेंट। समझ आया? एक डोमिनेंट है, एक रेसेसिव है, तो उसमें से हमेशा कौन अपीयर होगा? डोमिनेंट ही अपीयर होगा, कंफर्म है। इसी को बोलते हैं लॉ ऑफ डोमिनेंस। डोमिनेंट ही अपीयर होगा, ये क्या कहलाता है? लॉ ऑफ डोमिनेंस। समझ आया कि नहीं? एक टॉल है, एक डॉर्फ है, कौन अपीयर होगा? टॉल। बात समझ आया कि नहीं? एक कैपिटल टी है, एक स्मॉल टी है, कौन अपीयर होगा? कैपिटल टी। ये है लॉ ऑफ डोमिनेंस। लॉ ऑफ सेग्रीगेशन का मतलब क्या होता है? लॉ ऑफ सेग्रीगेशन को हम लोग बोलते हैं लॉ ऑफ प्योरिटी भी कहते हैं। क्या कहते हैं? लॉ ऑफ प्योरिटी। तो एलिल और जीन रिमेन टुगेदर एंड सेग्रीगेट एट द टाइम ऑफ गैमेट फॉर्मेशन। भाई जीन जो है साथ में रहते हैं, लेकिन वो हर अपने अपने रोल को जानते हैं। मतलब उनको क्या करना है, उन लोगों को प्योरिटी के साथ, मतलब पहले सेपरेट होंगे फिर जाकर के कंबाइन होंगे। ये क्या रहता है? लॉ ऑफ सेग्रीगेशन। दिस मीन्स दैट एलिल डू नॉट मिक्स इन द हाइब्रिड नॉन मिक्सिंग। मतलब एलील जो है कभी भी मिक्स नहीं होते हैं, वो सेपरेट ही रहते हैं। इसी को बोलते हैं क्या? सेग्रीगेशन। मतलब आंख का जीन आंख पे ही काम करेगा, नाक का जीन नाक पे ही काम करेगा। समझ आ रहा है? ये सभी को अपना अपना रोल पता रहता है। ये कहलाता है लॉ ऑफ सेग्रीगेशन या लॉ ऑफ प्योरिटी कहते हैं। कोई दिक्कत है इसमें? ठीक। लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट, इसका मतलब ये है, दिस लॉ स्टेट्स दैट व्हेन इंडिविजुअल differing into or more than 2 pair contrasting character are crossed, the inheritance of any one pair is not affected by the presence of other. अभी हमने जस्ट क्या किया? डाई हाइब्रिड। अगर हम 2 कैरेक्टर को भी मिला के एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं तो ऐसा नहीं कि इस कैरेक्टर का इफेक्ट यहां देखने को मिलेगा और इसका इफेक्ट यहां देखने को मिलेगा, नहीं। अगर हमने देखा 2 कैरेक्टर लिया था, पहले सीड का, एक तो शेप का बात किया और दूसरा कलर का, तो कलर की वजह से उसके शेप में कोई फर्क नहीं पड़ेगा, शेप की वजह से कलर पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ये इंडिपेंडेंट है दोनों कैरेक्टर, क्योंकि दोनों को जीन क्या है? अलग अलग है। जो जीन उसके कलर पे काम कर रहा है वो कलर पे ही करेगा, वो शेप पे जाकर के छेड़खानी नहीं करेगा। जो शेप पे काम कर रहा है वो शेप पे ही करेगा, कलर पे जाकर के कुछ भी नहीं करेगा। ये है इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट। बात क्लियर हुआ? चलो अब आते हैं एक्सप्रेशन ऑफ ट्रेट। ये कैसे एक्सप्रेस होते हैं? तो चीज हमने यहाँ बढ़िया तरीके से ये समझ लिया। सीधा फ्लो चार्ट समझ लेते हैं इसको। आ जाओ, देखो जीन क्या करता है? जीन जिस तरह का है उस तरह को एंजाइम प्रोड्यूस करता है, और वो एंजाइम क्या करता है? उस तरह का आगे हार्मोन बनाता है। ठीक है। अब देखो ये जो एंजाइम है, ये जो एंजाइम जब हार्मोन बनाएगा तो वो हार्मोन क्या बनाता है? फिर आगे उस तरह का ट्रेट या कैरेक्टर को अपीयर करवाता है। अब अगर वो जो जीन है ना, जो भी एंजाइम बन रहा है, अगर वो एंजाइम एफिशिएंट है, मतलब बिल्कुल कंप्लीट क्वांटिटी में है, तो अगर इफिशिएंट है तो वो सफिशिएंट अमाउंट ऑफ हार्मोन प्रोड्यूस करेगा। अगर ये एंजाइम क्या है? इफिशिएंट है बोल सकते हो, या सफिशिएंट है, तो क्या करेगा? मोर हार्मोन प्रोड्यूस करेगा, और मोर हार्मोन प्रोड्यूस करेगा तो अच्छा ट्रेट आएगा, डोमिनेंट आएगा। समझ आ रहा है? डोमिनेंट आएगा। मतलब जैसे कि हम कलर की बात करते हैं तो कलर कैसा आएगा? येलो आएगा। शेप की बात करें मटर के दाने का तो क्या आ जाएगा? राउंड आ जाएगा। लेकिन अगर एंजाइम जो है ज्यादा एक्टिव नहीं है, लेस एफिशिएंट है, क्या है ये? लेस एफिशिएंट है, ठीक से काम नहीं कर पा रहा है, आलसी है, तो ये क्या करेगा? कम हार्मोन प्रोड्यूस कर पाएगा, लेस हार्मोन प्रोड्यूस कर पाएगा। और अगर लेस हार्मोन रहेगा तो क्या हो जाएगा? रेसेसिव ट्रेट आएगा। रेसेसिव मतलब जैसे अगर हम लोग राउंड की जगह उल्टा देखें तो क्या हो जाएगा? रिंकल्ड हो जाएगा। समझ आ रहा है ना?
तो ये सब किस पर डिपेंड करता है कि कितना उनका जो एंजाइम है इफिशियंट है, और ये एंजाइम कैसे किस पर डिपेंड करेगा, जीन पे, कैसा जीन है। कोई दिक्कत यहां तक के? अब इसके बाद लास्ट आता है सेक्स डिटर्मिनेशन। तो इसका काम कौन करता है, क्रोमोसोम। जैसे हम मेल और फीमेल की बात करते हैं तो मेल और फीमेल में कितने क्रोमोसोम होते हैं, 23 पेयर, 23 सेट ऑफ क्रोमोसोम होते हैं, 23 सेट ऑफ क्रोमोसोम, जिसमें 22 पेयर को हम क्या बोलते हैं, ऑटोसोम कहते हैं। क्या कहते हैं, ऑटोसोम, जो कि मेल और फीमेल दोनों में सेम पाया जाता है, जिसको हम लोग एक्स एक्स कह देते हैं। लेकिन एक जो होता है ना वो डिफरेंट होता है मेल और फीमेल में, और उसको हम क्या बोलते हैं, सेक्स क्रोमोसोम। क्या बोलते हैं, सेक्स क्रोमोसोम। यही सेक्स को डिटरमाइन करता है। मेल में ये क्या होता है, एक एक्स और एक वाई, लेकिन फीमेल में अगेन ये क्या होता है, एक्स और एक्स ही होता है। ये देख लो, जो सेक्स क्रोमोसोम है इन मेल, सेक्स क्रोमोसोम क्या होता है, एक्स वाई, बट फीमेल में क्या होता है, एक्स एक्स। मतलब फीमेल रिस्पॉन्सिबल नहीं है सेक्स को डिटरमाइन करने के लिए, कौन रिस्पॉन्सिबल है, मेल। अब क्या होगा, अगर मान लो यहां से देख लो, हम समझते हैं फ्लो चार्ट से, ये है मेल जिसके पास ऑटोजोम तो कुछ नहीं कर पाएगा, कौन डिटरमाइन करेगा, सेक्स क्रोमोसोम। तो हम बस एक क्रोमोसोम को पकड़ते हैं, एक सेट को। तो ये एक सेट मेल के पास क्या है, एक्स वाई, फीमेल के पास क्या है, एक्स एक्स। मेल ने अगर मान लो अपना जो भी स्पर्म है उसमें कौन सा वाला क्रोमोसोम का सेट भेज दिया, एक्स भेज दिया, और फीमेल के साइड से क्या आ गया, एक्स आ गया, तो फिर जो नया नया जो क्रोमोसोम बन रहा है वो तो हो गया एक्स एक्स, और जो फिजिकल अपीयरेंस होगा वो क्या रहेगा, फीमेल रहेगा। लेकिन अगर मेल ने क्या दे दिया, अपना वाई दे दिया, फीमेल तो बाय डिफॉल्ट एक्स ही देने वाला है यहां से, है ना, तो फीमेल का क्या मिलेगा, एक्स, और यहां पर क्या हो जाएगा, मेल के वाई की वजह से यहां पर नया जो सेट बनेगा वो हो जाएगा एक्स वाई, और जो नया ऑफस्प्रिंग आएगा वो क्या हो जाएगा, मेल। समझ आया? तो अगर मेल जो है एक्स दिया तो क्या हो जाएगा, फीमेल आ जाएगा, और अगर मेल ने वाई दिया तो क्या आ जाएगा, मेल। सब कुछ किस पे डिपेंड करेगा, मेल के क्रोमोसोम पे। समझ पाए? ठीक। बाकी अब ये बस लास्ट 5-7 मिनट और कुछ क्वेश्चंस हैं, ताकि हम अभी अपने आप को चेक कर सके कि हमसे बन रहा है कि नहीं बन रहा है। तो पहला क्वेश्चन आंसर दो। चलो पहला क्वेश्चन जल्दी से बताओ। फर्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है, एक्सचेंज ऑफ जेनेटिक मटेरियल टेक्स प्लेस इन किसमें होगा, सेक्सुअल और रिप्रोडक्शन में। ठीक है भाई, क्योंकि बाकी तो सब क्या है, एसेक्सुअल के पार्ट है। एकदम करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन देखो, सेकंड नंबर का, टू पिंक कलर्ड flowers on crossing resulted in one red, two pink and one white flower progeny. The nature of the cross will be, बोल रहा है कि दो पिंक कलर के फ्लावर अपने क्या कर रहे हैं, अगर क्रॉसिंग कर रहे हैं, और उसके बाद क्या क्या बन रहा है, एक रेड बन रहा है और एक रेड, दो पिंक, और क्या बन रहा है, एक व्हाइट कलर बन रहा है। ठीक है, जो नया प्रोजनी आ रहा है। तो बताओ ये किस तरह का किस क्या कहलाएगा, ये डबल फर्टिलाइजेशन, सेल्फ पॉलिनेशन, क्रॉस फर्टिलाइजेशन, और क्या है, नो फर्टिलाइजेशन। हाँ, फर्टिलाइजेशन क्या होगा, ये फर्टिलाइजेशन का पार्ट ही नहीं है एक्चुअल में। ये क्या कहलाएगा, पॉलिनेशन, सेल्फ पॉलिनेशन कहलाएगा। ठीक है, नेक्स्ट, अ zygote which has an X chromosome inherited from the father will develop। भाई अगर फादर एक्स दिया कुछ सोचने का बात ही नहीं है, क्या आएगा, गर्ल। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर क्या था ये 3 हो जाएगा। चलो फोर्थ, इसको बताओ, न्यू स्पीसीज में बी फॉर्म्ड इफ, नया स्पीसीज बनेगा, कब बनेगा, चेक करते हैं, पहले देखते हैं कौन सा है। डीएनए अंडरगोज सिग्निफिकेंट चेंज इन जर्म सेल्स, डीएनए के अंदर सिग्निफिकेंट चेंज देखने को मिलेगा बोल रहा है जर्म सेल में, बिल्कुल हो जाएगा।
क्रोमोसोम नंबर चेंजेस इन द गैमेट, क्रोमोसोम नंबर चेंजेस इन द गैमेट्स, क्रोमोसोम का नंबर चेंज हो जाएगा बोल रहा है। न्यू स्पीसीज, अच्छा न्यू स्पीसीज फॉर्म होगा, क्रोमोसोम का नंबर बिल्कुल चेंज हो सकता है। फिर देखो थर्ड, देयर इज नो चेंज इन द जेनेटिक मटेरियल, चेंज तो बिल्कुल होगा, तो ये क्या हो जाएगा, रॉन्ग हो गया। मेटिंग डज नॉट टेक प्लेस, भाई इसके बिना कैसे पॉसिबल है, तो क्या हो जाएगा ऑप्शन 1 एंड 2 दोनों सही है। अगला क्वेश्चन 5, बताओ विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज नॉट ट्रू विद रिस्पेक्ट टू वेरिएशन, वेरिएशन के लिए कौन सा यहां पर उसके रिस्पेक्ट में सही नहीं है पूछ रहा है। पढ़ें, ऑल वेरिएशंस इन अ स्पीसीज हैव इक्वल चांस ऑफ सर्वाइवल, जरूरी नहीं कि हर चेंजेस जो है सर्वाइवल के लिए अच्छा चांस देगा, कुछ जो है नुकसानदायक भी हो सकता है, तो ये तो पहला वाला यही गलत हो गया, मतलब यही हमारा करेक्ट ऑप्शन होगा। बाकी देख लेते हैं, चेंज इन जेनेटिक कंपोजिशन रिजल्ट इन वेरिएशन, भाई जेनेटिक में चेंजेस होगा तभी तो क्या आएगा, वेरिएशन। सिलेक्शन ऑफ वेरिएंट बाय इन्वायरमेंटल फैक्टर फॉर्म्स द बेसिक्स ऑफ इवोल्यूशनरी प्रोसेस, भाई जो इन्वायरमेंटल चेंजेस है वही तो क्या करता है, वेरिएशन के लिए रिस्पॉन्सिबल फैक्टर क्रिएट करता है। वेरिएशन इज मिनिमम इन एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, ये भी सही है, एसेक्सुअल में बहुत ही माइनर चेंजेस रहता है। चलो नेक्स्ट, ये वाला क्वेश्चन देखो 6 नंबर का, अ ट्रेट इन एन ऑर्गेनिज्म इज इन्फ्लुएंस्ड बाय, ट्रेट में बताओ किससे इन्फ्लुएंस्ड है, पहला पेरेंटल डीएनए ओनली, सिर्फ पेरेंटल डीएनए पे डिपेंड करेगा क्या, सॉरी पैटर्नल है, मतलब पैटर्नल मतलब जो फादर वाला साइड है, फिर क्या है मैटरनल डीएनए पे डिपेंड करेगा क्या, ओनली बोल रहा है, बोथ मैटरनल एंड पैटर्नल ओनली, नाइदर बाय पैटर्नल नॉर बाय मैटरनल, सी दोनों पे डिपेंड करेगा भाई, है ना, क्योंकि हम किसकी बात कर रहे हैं यहाँ पर, अगर ट्रेट की बात कर रहे हैं, ऑर्गेनिज्म के इन्फ्लुएंस होने की बात कर रहे हैं, तो सेक्सुअल में ही ये होता है और वो दोनों पे डिपेंड करता है, दोनों ऑर्गेनिज्म पे। चलो तो फिर हमारा ये वाला चैप्टर भी क्लोज, इसको अच्छे से एक बार और रिवीजन करना आप लोग, 2-4 क्वेश्चन और अपने से प्रैक्टिस कर लेना, बाकी सिंपल चैप्टर था ये, कुछ डाउट इसमें, ठीक फिर इसको क्लोज करते हैं।